फिल्म की शुरुआत भविष्य में धरती इतनी प्रदूषित हो गई है कि हवा जहरीली हो गई है और आसमान जो पहले नीला था अब अजीब बैंगनी रंग का हो गया है। ज्यादातर लोगों के पास ग्रह छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे बृहस्पति के एक चंद्रमा के पास एक स्पेस स्टेशन पर भाग गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धरती को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाया जा सकता है। उनमें एक वैज्ञानिक है जिसका नाम सैम वेल्डन है, जो अपने पिता के साथ, जो खुद भी एक वैज्ञानिक है, इस उम्मीद को साझा करती है। एक दिन सैम एक आर्ट गैलरी में अपने शोध के लिए सामग्री इकट्ठा करने जाती है। उसे खुद को खतरनाक चीजों से बचाने के लिए मास्क पहनना पड़ता है। वहां रहते हुए उसे पानी में छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं जो इतने प्रदूषित जगह में अजीब लगते हैं। वो इन कीड़ों के नमूने सावधानी से इकट्ठा करती है ताकि आगे की जांच कर सके। जब वो अपना ऑक्सीजन सप्लाई चेक करती है तो उसे एहसास होता है कि उसका ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गया है। सैम बाहर दौड़ पड़ती है जहां दुनिया प्रदूषण से भरी हुई है। वो अपनी कार की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ती है, ऑक्सीजन टैंक बदलती है और चल देती है। लंबी ड्राइव के बाद वो आखिरकार एक सड़क के निशान पर पहुंचती है जो कहता है स्वच्छ को दो, जो एक पहाड़ी क्षेत्र की शुरुआत को दिखाता है जहां हवा इतनी साफ है कि बिना मास्क के सांस ली जा सकती है। यहीं इस शांत जगह में, एक साफ सुथरी जगह पर जहां सैम और उसके पिता ने अपना लैब बनाया है, वो दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे धरती को ठीक किया जाए। सैम अपने लैब में वापस जाती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से ऑनलाइन बात करती है जो जुपिटर के पास के स्पेस स्टेशन पर रहता है। बातचीत के दौरान वो अपने पिता का एक विश्वास बताती है, जब तक मधुमक्खियां मौजूद हैं तब तक धरती को बचाया जा सकता है। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जब मधुमक्खियां फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं तो पराग उनके शरीर पर चिपक जाता है। जब वो दूसरे फूलों पर जाती है तो ये पराग गिरता है जिससे नए पौधे अलग अलग जगहों पर उगते हैं। इसी वजह से सैम ने अपनी पूरी कोशिश इस काम में लगा दी है। वो अपने समय का इस्तेमाल मधुमक्खियां पालने में कर रही है, उम्मीद कर रही है कि ये धरती पर जीवन वापस लाएंगी, इसे फिर से हरा भरा बनाएंगी और उस प्रदूषण को साफ करने में मदद करेंगी जिसने पृथ्वी को दम घोट दिया है। प्रदूषण के कारण लगभग सभी पेड़ और पौधे मर गए हैं जिससे धरती बंजर हो गई है। अपने पिता के सिद्धांत को परखने के लिए सैम अपने लैब में एक मधुमक्खी को एक नियंत्रित वातावरण में छोड़ती है जो बाहर के प्रदूषित हालात की नकल करता है। वो देखती है, उम्मीद करती है कि मधुमक्खी अनुकूलित होकर जहरीली हवा में जीवित रहेगी, लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद मधुमक्खी जीवित नहीं रहती। सैम को निराशा होती है, लेकिन वो फिर भी आत्मविश्वास बनाए रखती है। उसका पिता जो सिद्धांत है वो सही है। उसे पता है कि ये प्रक्रिया मुश्किल होगी, लेकिन वो इसे करने का ठान चुकी है। सैम अकेले काम कर रही है क्योंकि उसका पिता अब उसके साथ नहीं है। उसके पास जो बचा है वो है उसके पिता का एक रिकॉर्डेड संदेश। उस रिकॉर्डिंग में उसके पिता की आवाज बार बार वही आशावादी संदेश दोहराती है, ये हमारा घर है, हम इसे फिर से वैसा ही बनाएंगे जैसा पहले था, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये संदेश लगातार प्रसारित किया जा रहा है, उम्मीद के साथ कि धरती पर बचे हुए लोग इसे सुनेंगे और रहने, फिर से बनाने और ग्रह को उसके पूर्व स्थिति में लौटाने के लिए प्रेरित होंगे। सैम समझती है कि ये कितना मुश्किल है, काम मुश्किल है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे उम्मीद है कि धरती को फिर से ठीक किया जा सकता है। सैम अपने बॉयफ्रेंड से फिर बात करती है और वो कुछ बड़ी खबर शेयर करता है। स्पेस स्टेशन की टीम ने एक ऐसा ग्रह खोज लिया है जिसकी वायुमंडल धरती जैसा है। वो उसे बताता है कि अब उनके पास कहीं और नए सिरे से शुरू करने का मौका है। जैसे ही वो बोलता है, कनेक्शन अचानक अस्थिर हो जाता है और स्क्रीन मचलाने लगती है। ये रुकावट उनकी बातचीत को आगे बढ़ाने से रोक देती है और सैम को एहसास होता है कि उसे अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करना है। इसे ठीक करने के लिए वो वापस लौटने का फैसला करती है। उस आर्ट गैलरी में जो उसने पहले देखी थी, वो जरूरी तार ढूंढ लेती है। साथ ही वहां की गई पेंटिंग्स के बारे में कुछ किताबें भी मिलती हैं। वो सब चीजें उठाकर जल्दी से बाहर निकलती है। तभी उसे आसमान में बदली छाने लगती है जो आने वाले तूफान की निशानी है। हवा भारी और डरावनी लग रही है और उसे पता है कि उसे जल्दी से अपने घर पहुंचना है, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे।
सैम अपने पहाड़ी लैब की तरफ दौड़ती है, लेकिन तूफान की तीव्रता उसे हैरान कर देती है। तेज हवाएं बाकी दुनिया का प्रदूषित हवा पहाड़ी इलाके में ले आती है। वो जो एक बार साफ हवा थी, अब सब कुछ बदला हुआ है और उसके चारों ओर का माहौल डरावने बैंगनी रंग में बदल गया है। जैसे ही वो अपनी केबिन में भागती है, वो सभी खिड़कियां बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हवा की ताकत इसे असंभव बना देती है। समझते हुए कि वो तूफान को रोक नहीं सकती, वो जल्दी से अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लेती है और अपने संचार प्रणाली की मरम्मत में जुट जाती है। जब उसकी प्रणाली ठीक हो जाती है, तो सैम अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज पढ़ती है। वो बताता है कि नए खोजे गए ग्रह तक पहुंचने में 10 साल लगेंगे। छोटे अंतरिक्ष यानों के बजाय वे पूरा अंतरिक्ष स्टेशन वहां ले जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इसमें जोखिम है। वो उसे बताता है कि 4 दिनों में कई रॉकेट स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे ताकि धरती से बचे हुए लोगों को ले जाया जा सके। ये धरती पर बाकी लोगों के लिए शामिल होने का आखिरी मौका होगा। और वो उसे चेतावनी देता है कि इन 4 दिनों के बाद कोई और रॉकेट इस सफर पर नहीं जा सकेगा। सैम पूरी तरह से उलझी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे धरती पर रहकर अपने पिता के मिशन को जारी रखना चाहिए या स्पेस स्टेशन और नए ग्रह के लिए निकल जाना चाहिए। परेशान होकर वो अपने विचारों से जूझते जूझते सो जाती है। अगले सुबह वो जागती है और बाहर देखती है। उसे आग दिखाई देती है। पहाड़ जो प्रदूषण की वजह से बैंगनी हो गए थे, अब फिर से अपने सामान्य पीले रंग में लौट आए हैं। इसका मतलब है कि हवा फिर से सांस लेने लायक हो गई है, कम से कम इस पल के लिए। वो तुरंत अपनी मधुमक्खी फार्म की तरफ बढ़ती है, जीवन के किसी संकेत की उम्मीद में। लेकिन जब वो पहुंचती है तो उसका दिल टूट जाता है। सब कुछ तूफान ने तहस-नहस कर दिया है। सभी मधुमक्खी के छत्ते चले गए हैं और एक भी मधुमक्खी नहीं बची है। तूफान ने उसकी पूरी फार्म को बर्बाद कर दिया है। उसकी उम्मीदें चूर-चूर कर दी है। गहरी उदासी महसूस करते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है। बताती है कि तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और मधुमक्खियों को मार डाला है। वो ये भी स्वीकार करती है कि वो नहीं पर्याप्त ऑक्सीजन टैंक है ताकि वो लंबे सफर पर जा सके जहां रॉकेट लॉन्च होंगे। उसे फंसा हुआ और निराश महसूस होता है। जब वो बाहर खड़ी होती है, अपने ख्यालों में खोई हुई, तो उसे आसमान में कुछ अजीब नजर आता है। एक बड़ा गुब्बारा उसके इलाके की तरफ उतर रहा है। वो देखती है कि वो पास में लैंड करता है और एक आदमी बाहर आता है। वो खुद को मीका बताता है। पहला काम जो वो करता है, एक छोटी सी आग जलाना और हवा की गुणवत्ता की जांच करना। वो पुष्टि करता है कि हवा सांस लेने के लिए सुरक्षित है, जिससे सैम को थोड़ी राहत मिलती है। वो उसके पास जाती है, जिज्ञासु और सतर्क। मीका बताता है कि वो एक वैज्ञानिक की एक प्रसारण सुना जो इस इलाके में रहता है और उसके पास मिलने आया है क्योंकि उसके कई सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। सैम अपने पिता के बारे में सच्चाई बताना नहीं चाहती। उसे बताती है कि वो वैज्ञानिक की सहायक है और वो फिलहाल शोध के काम में व्यस्त है, लेकिन जल्दी ही लौटेगा। मीका जोर देता है कि उसे वैज्ञानिक से बात करनी है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर उसे जो जवाब चाहिए वो नहीं मिले तो वो लॉन्च साइट की तरफ जाने का सोच रहा है और बाकी लोगों के साथ पृथ्वी छोड़ने की योजना बना रहा है। सैम के मन में एक आइडिया आता है। वो पृथ्वी छोड़ने की संभावना पर विचार करती है। मीका लेकिन वो अभी अपनी सोच अपने पास ही रखती है। इसके बजाय वो मीका को अपने लैब के अंदर बुलाती है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे ये देखकर हैरानी होती है कि सैम ने बाहर की कठिन परिस्थितियों के बावजूद ताजे फल और सब्जियां उगाई है। मीका को ये देखकर आश्चर्य होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रदूषित दुनिया में ऐसी चीजें मिलेंगी। सैम उसे कुछ शहद भी पेश करती है और जब वो उसका स्वाद लेता है तो उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक आती है। वो उसे बताता है कि ये सालों में पहली मीठी चीज है जो उसने चखी है। जब वो बात कर रहे होते हैं, सैम आमतौर पर पूछती है कि क्या मीका ने अपनी यात्राओं के दौरान कोई जानवर या कीड़ा देखा है। मीका सिर हिलाता है। उसने सिर हिलाया और कहा कि उसे जिंदगी के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ये खबर सैम को हैरान नहीं करती, लेकिन ये स्थिति की गंभीरता को पुख्ता करती है। फिर वो मीका को बताती है कि जिस वैज्ञानिक की वो तलाश कर रहा है, वो 2 हफ्ते तक वापस नहीं आएगा और उसे तब तक उसके साथ रहना होगा। मीका अपने सवाल पूछने के लिए उत्सुक और जवाबों के वादे से प्रभावित इंतजार करने पर सहमत हो जाता है।
मिका लैब की जांच करता है। उसकी आंखें तकनीक और संसाधनों को देखकर हैरानी से फैल जाती है जो सैम ने जुटाए हैं। लैब अच्छी तरह से सुसज्जित है। इसमें उन्नत मशीनरी और सप्लाई है जो आसानी से नहीं मिलती। दुनिया की मौजूदा हालत। मिका स्वीकार करता है कि उसने कहीं और ऐसा कुछ नहीं देखा। सैम समझाती है कि हाल ही में तूफान ने उसकी मधुमक्खी फार्म और उसके बहुत सारे रिसर्च काम को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मिका उसे फार्म ठीक करने में मदद करने का प्रस्ताव देता है। उस रात सैम और मिका एक गहरी बातचीत करते हैं। सैम आखिरकार बताती है कि जिस वैज्ञानिक की मिका तलाश कर रहा था वो असल में उसका पिता है। वो समझाती है कि वो ही थे जो धरती के वातावरण को ठीक करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। वो मिका को अपने पिता के काम का कुछ पुराना वीडियो दिखाती है। एक वीडियो में उसके पिता एक सूअर की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। जहरीले माहौल में जिंदा रहना। शुरू में सूअर ने सामान्य तरीके से सांस ली, जिससे उसके पिता को उम्मीद हुई कि अगर जानवर ढल सकते हैं तो इंसान भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सूअर मर जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रयोग नाकाम रहा। तब उसके पिता ने मधुमक्खियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। मिका की आंखों में बदलाव आता है जब वो सुनता है और वो ज्यादा सतर्क और संदिग्ध हो जाता है। आगे की जांच करने का फैसला करते हुए वो उस कमरे की ओर बढ़ता है जो सैम ने कहा था कि उसके पिता का था। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे वो कमरा अबैंडन मिलता है, धूल से ढका हुआ और लंबे समय से बिना छुए। वो सैम का सामना करता है, मांग करते हुए, तुम्हारा पिता सच में कहा है? सैम नीचे देखते हुए आखिरकार सच स्वीकार करती है। वो बताती है कि उसके पिता, माँ और वो यहां एक साथ रहते और काम करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि गंदे हवा को इस्तेमाल करके धरती की प्राकृतिक स्थिति को वापस लाया जा सकता है। फिर भी उन्होंने कभी भी उसे या उसकी मां को रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। वो हमेशा उन्हें स्पेस स्टेशन जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, जबकि वो जानते थे कि यहां रुकने का क्या खतरा है। लेकिन वो और उसकी मां उन पर विश्वास करती थी, इसलिए उन्होंने रुकने और उनके काम का समर्थन करने का फैसला किया। समय के साथ हालांकि उसकी मां की सेहत बिगड़ने लगी। प्रदूषित हवा से उनकी सभी कोशिशों के बावजूद वो बच नहीं पाई और आखिरकार चल बसी। इस नुकसान ने उसके पिता को तोड़कर रख दिया। फिर उसने सैम से कहा कि वो स्पेस स्टेशन के लिए निकल जाए। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन सैम ने अपने काम को छोड़ने से मना कर दिया। अपनी मां की मौत के बाद उसके पिता निराशा में डूब गए। अंत में हार मान ली और अपना ऑक्सीजन मास्क हटा लिया। वो ज्यादा देर नहीं जी पाए, सैम को अकेला छोड़कर चले गए। मीका सुन रहा है। उसकी चेहरे पर दुख और निराशा का मिलाजुला भाव है। तुम्हें अपने पिता की सलाह माननी चाहिए थी, सैम, वो धीरे से कहता है। ये प्लैनेटा बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। नुकसान बहुत बड़ा है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। समय खत्म हो रहा है और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आखिरी रॉकेट जल्द ही रवाना होने वाला है। लेकिन हम अभी उड़ान नहीं भर सकते। हमें पहले सही दिशा में हवा का बदलना का इंतजार करना होगा। फिर हम गुब्बारा छोड़कर भाग सकते हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद सैम अपने बॉयफ्रेंड को अंतरिक्ष स्टेशन पर एक संदेश भेजती है। यहां मेरे लिए रिसर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैंने हर संभावना को खत्म कर दिया है। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रही हूं। इसी बीच मीका उस जगह पर पहुंचती है जहां कभी पुराना मधुमक्खी फार्म फल फूल रहा था। दृश्य वीरान है। तूफान के निशान बंजर जमीन पर बिखरे हुए हैं। जब वो मलबे को देखता है तो उसकी नजर अचानक एक चीज पर पड़ती है, एक मधुमक्खी जो चमत्कारिक तरीके से जिंदा है। कड़ी परिस्थितियों के बावजूद ये बच गई है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये रानी मधुमक्खी है। मिका में उम्मीद की एक किरण जग जाती है और वो जल्दी से सैम को फोन करता है। उसकी आवाज उत्साह से भरी होती है। सैम, तुम्हें तुरंत यहां आना होगा। यहां एक रानी मधुमक्खी है। वो अभी भी जिंदा है। सैम दौड़ती हुई आती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। जब वो पहुंचती है तो वो अकेली रानी मधुमक्खी को देखती है, जिसमें आश्चर्य और उदासी का मिश्रण होता है। उसके चेहरे पर, हालांकि ये एक चमत्कार है कि रानी बच गई, लेकिन उसे निराशा का अनुभव होता है। एक अकेली मधुमक्खी कॉलोनी को फिर से बनाने के लिए काफी नहीं होगी। इसके बाद सैम अंदर जाती है, जहां उसे अपने बॉयफ्रेंड से एक संदेश मिलता है।
वो उसे बताता है कि उसे एक नए ग्रह की खोज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मिशन पर लगाया गया है और ये अगले 10 सालों तक उसे व्यस्त रखेगा। वो समझाता है कि इस काम की प्रकृति के कारण वो उस दौरान उससे संपर्क नहीं कर सकेगा, जिससे उनके रिश्ते का अंत हो जाता है। सैम को बहुत दुख होता है। उसने अपनी यात्रा की योजना बनाई थी, अंतरिक्ष स्टेशन पर केवल उसके साथ रहने के लिए। जैसे ही वो वहां बैठी होती है, दुख से ओवरवेल्म्ड, मीका कमरे में प्रवेश करता है। उसे उसकी परेशानी का एहसास होता है और उसकी दर्द को समझते हुए, क्योंकि उसने भी अपने परिवार को खोया है, वो उसे खुश करने की कोशिश करता है। मीका की सहानुभूति और दयालुता धीरे धीरे सैम के मनोबल को उठाती है और जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते हैं, वे करीब आते जाते हैं, एक दूसरे की संगति में आराम पाते हैं। वे कहानियां साझा करते हैं, हंसते हैं और अगले कुछ घंटों में एक गहरा बंधन बनाते हैं। उस रात बाद में गुब्बारे की अलर्ट सिस्टम बीप करने लगता है, जो ये संकेत देता है कि हवा आखिरकार सही दिशा में बदल गई है। वे रवाना होने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे तैयार होने लगते हैं, रेडियो पर एक प्रसारण आता है। खबर में बताया जाता है कि स्पेस स्टेशन के मूल लॉन्च साइट पर एक तकनीकी समस्या आ गई है। इसके परिणाम स्वरूप रॉकेट अब एक वैकल्पिक साइट से लॉन्च किया जाएगा, जो काफी दूर है। सैम और मीका को यह समझ में आता है कि भले ही वे तुरंत निकले, लेकिन वे नए स्थान पर 24 घंटे के भीतर नहीं पहुंच पाएंगे, जो टेक ऑफ के लिए जरूरी है। मीका, जो निराशा और दुख से भरी हुई है, सैम पर चिल्लाती है, उसे ये कहते हुए कि वो इसके लिए जिम्मेदार है। उसकी परिवार की मौत। वो उसके पिता को दोष देता है, कहता है कि उसी की सलाह ने उन्हें धरती पर रहने के लिए मनाया, जो आखिरकार उसके पूरे परिवार के खोने का कारण बना। उसके शब्द सैम के दिल को छू जाते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके पिता का संदेश सच में कई लोगों को धरती पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था, जो ग्रह को सुधारने की उम्मीद में थे। ये कड़ी सच्चाई उसके ऊपर भारी पड़ती है। सही करने की ठान लेते हुए सैम उसी फ्रीक्वेंसी पर एक संदेश प्रसारित करने का फैसला करती है, जिसे उसके पिता ने कभी इस्तेमाल किया था। अपने ऐलान में वो ये दर्दनाक सच बताती है कि उसके पिता 1 साल पहले मर गए थे और ये कि धरती को बचाने के लिए सारे रिसर्च बंद हो गए हैं। वो बचे हुए लोगों को चेतावनी देती है कि आखिरी रॉकेट स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है और सभी से कहती है कि वो लोग जल्दी से वहां पहुंच जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सैम और मीका दोनों जानते हैं कि उन्हें भी भागना है, लेकिन एक समस्या है। उन्हें रॉकेट तक पहुंचने के लिए काफी मात्रा में हीलियम गैस की जरूरत है। सैम मीका को यकीन दिलाती है कि उसे एक जगह पता है जहां वो हीलियम के सिलेंडर पा सकते हैं। बिना समय बर्बाद किए वो अपनी चीजें इकट्ठा करते हैं और यात्रा के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं सब पैक करते हैं। मीका और सैम जहां हीलियम रखा हुआ है, वहां पहुंचते ही मीका का चेहरा राहत से खिल उठता है जब वो हीलियम के सिलेंडर देखता है। बिना समय गंवाए वो गुब्बारों को गैस से भरने लगता है, अपने जाने की तैयारी करते हुए। लेकिन सैम थोड़ी उलझन में है। उसे पता है कि उन्हें स्पेस स्टेशन के लिए निकलना है, फिर भी वो मन में कॉन्फ्लिक्टेड महसूस करती है। वो मीका से कहती है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। मीका सिर हिलाता है और उसे याद दिलाता है, हमें निकलने के लिए 1 घंटा बाकी है। सैम उस जगह की ओर बढ़ती है जो हमेशा से उसके लिए खास रही है, उसका पसंदीदा कला गैलरी। वहां एक गहरी भावनात्मक अहमियत, एक ऐसी दुनिया की याद दिलाती है जिसे उसने कभी प्यार किया था। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे एक खास पेंटिंग की तरफ खींचा जाता है जिसे उसने अनगिनत बार देखा है। वो उसके सामने खड़ी होती है, यादों में खो जाती है। इस बीच मीका को एहसास होता है कि सैम का ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने वाला है। ये जानकर कि वो कहाँ गई होगी, वो उसे गैलरी में फॉलो करता है। जब वो उसे पाता है तो वो नरमी से कहता है, सैम, तुम्हें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बदलना पड़ेगा। सैम उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में दृढ़ता होती है। नहीं, मीका, वो जवाब देती है, मुझे याद है जब मेरे पिता इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे। मैंने एक बार पास में आग जल गई और लपटें बैंगनी हो गई। हवा जहरीली थी, लेकिन मैंने मास्क नहीं पहना था। हमें इस माहौल के साथ तालमेल बिठाना होगा, इसमें जीने के लिए। मुझे सच में विश्वास है कि धरती खुद को ठीक कर लेगी। मुझे यहां रहना है। ये शब्द कहकर
सैम अपने मास्क को उतार देती है, प्रदूषित हवा को अपने अंदर भरते हुए। मीका की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है, उसकी प्रतिबद्धता की गहराई समझते हुए। दोनों एक करीबी पल साझा करते हैं जो उनके बीच की अनकही कड़ी को उजागर करता है। हम एक साथ बहुत कुछ झेल चुके हैं, मीका फुसफुसाता है, उसकी आवाज में भावनाएं भरी हुई है। सैम सिर हिलाती है। मुझे करना है, इस ग्रह के लिए रुको और लड़ो, यही मेरा घर है। उसने गहरी सांस ली, अपने चुनाव की सच्चाई को स्वीकार करते हुए। मीका भारी दिल के साथ जानता है कि उसे उसके फैसले का सम्मान करना होगा। दृश्य बदलता है और मीका अकेला चलता हुआ रॉकेट लॉन्च साइट की ओर बढ़ता है। वो चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार और नुकसान का बोझ साफ नजर आता है। सालों बाद सैम एक शांत समुद्र तट पर खड़ी है, समुद्र की ओर देखते हुए। उसके बगल में एक बच्चा है, उसका बेटा, जो उसने मीका के साथ पैदा किया। सैम ने इस वातावरण में ढलना सीख लिया है, जैसे कि वो रानी भौंरा जिसे उसने पहले पढ़ा था। वो संतुष्ट है, वो धरती के चारों ओर है, जिसे वो बहुत प्यार करती है। सैम मुस्कुराती है जैसे वो लहरों को देखती है और उसे सुकून मिलता है। मैंने इस पल का सपना बहुत समय से देखा था और अब ये सच हो गया, वो फुसफुसाती है। वो उन लोगों को एक संदेश भेजती है जो धरती छोड़ चुके हैं। कहती है, हम अब भी यहाँ हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हवा बेहतर हो रही है और ब्रह्मांड में हमारी धरती से बेहतर कोई जगह नहीं है। हम फिर से वही गलतियां नहीं करेंगे। हम अपने ग्रह, इसके जानवरों, इसके पक्षियों, इसके पेड़ों और इसके जीवन की कदर करेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। जैसे ही उसका संदेश खत्म होता है, कहानी उम्मीद के साथ समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।